नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी में। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री के प्रथम चैप्टर के जितने महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आप सारे प्रश्नों को ज़रूर याद कर जाएंगे और देख लेंगे, क्योंकि इस वीडियो से बाहर कोई भी प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछा जाता है। इसे मैंने 100 से ज़्यादा प्रश्न लिया है जो प्रथम चैप्टर से लिए गए हैं। अगर आप इन सारे प्रश्नों को याद कर जाते हैं, देख लेते हैं, तो आपको दूसरे स्रोत से पुनः दूसरा प्रश्न याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका प्रथम चैप्टर संपूर्ण तैयारी हो जाएगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारे प्रश्नों को लिख लेंगे और ज़रूर याद कर जाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग देख लेते हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के प्रथम चैप्टर के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। लेकिन इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके सभी विषयों के ऑब्जेक्टिव प्रश्न तथा सब्जेक्टिव प्रश्नों की तैयारी बहुत ही बढ़िया से करा दी जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं प्रथम चैप्टर ठोस अवस्था, पदार्थ के ठोस अवस्था के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक आयनिक यौगिक में ए आयन इकाई सेल के घन के कोनों पर है तथा बी आयन फलकों के केंद्रों पर है। इस यौगिक का सरल सूत्र क्या होगा? अब देखिए यहाँ कह रहा है एक आयनिक यौगिक है जिसमें ए जो है घन के कोनों पर है। तो आप जानते हैं कि घन जो होता है उस घन में टोटल 8 कोण होता है, ठीक है, 8 कोण होता है। और हम जानते हैं कि जो कण घन के कोनों पर होता है उसका 8 भाग ही 1/8वां भाग ही रहता है कोनों पर। अतः कोनों पर जो कण रहेगा उसकी कुल संख्या हो जाएगी 1। कोण पर उपस्थित कणों की संख्या हो जाएगी 1। इसका मतलब है ए की संख्या है 1 और बी कहता है फलक के केंद्र पर है। तो फलक क्या होता है? घन में 6 फलक होता है। अब प्रत्येक फलक पर 1/2 कण पाया जाता है, तो कणों की संख्या हो जाएगी 6 गुना 1/2 यानी 3 मरतबे कर जाएगा ना। तो बी की संख्या हो जाएगी 3, यानी आप यहाँ देख रहे हैं कि ए के कणों की संख्या 1 और बी के कणों की संख्या 3 है। अतः इस यौगिक का सूत्र हो जाएगा AB3। इसका सूत्र हो गया आपका AB3, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। AB3 इसका सूत्र हो जाएगा। याद कर जाएंगे कि शीर्ष पर जो कण पाया जाता है उसका 1/8 भाग रहता है, अब फलक पर 1/2 भाग रहता है। फलक की संख्या 6 होती है और शीर्ष की संख्या 8 होती है, ठीक है। अतः सूत्र क्या हो गया? AB3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा से आप देखते जाइए और वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड तक, ताकि वो लोग भी पढ़ें। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कौन प्रतिचुंबकीय है? आपको बताना है प्रतिचुंबकीय कौन है इसमें। Cr3+ यानी क्रोमियम थर्ड आयन है, वेनेडियम V2+ है, Hc3+ या Ti3+ यानी कौन इसमें जो है वह प्रतिचुंबकीय है। तो आप प्रतिचुंबकीय का प्रॉपर्टीज पढ़े होंगे, उससे पता होगा कि स्कैंडियम जो 3+ है यह प्रतिचुंबकीय होता है। Sc3+ जो है यह प्रतिचुंबकीय है। ऐसा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के कारण होता है। अगला, निम्नलिखित में से बेरवेदार ठोस कौन सा है? बेरवेदार आप पढ़े होंगे, 2 प्रकार का ठोस होता है, एक रवेदार, एक होता है रवेदार, याद रखेंगे रवेदार, और दूसरा होता है बेरवेदार। बेरवेदार 2 प्रकार का ठोस होता है, रवेदार और बेरवेदार, जिसको क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय कहा जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं हीरा, ग्रेफाइट और समान लवण, ये सब के सब क्रिस्टलीय हैं। हीरा और ग्रेफाइट सहसंयोजी क्रिस्टल है, समान लवण याद कर लीजिए आयनिक क्रिस्टल है, जबकि ग्लास अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। तो बेरवेदार कौन हो गया? ग्लास इसमें से हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। फिर से आप रटिए, हीरा क्या है? सहसंयोजी क्रिस्टल है, ग्रेफाइट भी सहसंयोजी क्रिस्टल है और समान लवण आयनिक क्रिस्टल है, याद रखेंगे। जबकि ग्लास एक बेरवेदार ठोस पदार्थ है और क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है
अतः यही है बेरोएदार, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक धातु जिसकी बनावट हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड आकृति है उसकी समन्वयन संख्या क्या होगी? हेक्सागोनल कह रहा है। ठीक है, क्लोज पैकिंग है, हेक्सागोनल सीमित पैकिंग दिया गया, तो इसका समन्वयन संख्या पूछ रहा है। तो आपको पता होगा समन्वयन संख्या किसको बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखिएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इसको बोलते हैं। तो समन्वय संख्या का मतलब हो गया है कि जब हम पैकिंग करते हैं गोला को, इस तरह हम क्या करते हैं, रखते हैं, तो एक गोला जितने गोला के संपर्क में रहता है वह उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। जैसे हम क्या करते हैं, एक आयामी सीमित पैकिंग करते हैं, वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। तो देखिए वन डायमेंशनल एक गोला क्या होता है, दो गोला के संपर्क में है, और तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर से देखिए ऐसे यह वन डायमेंशनल सीमित पैकिंग है। ठीक है, इसमें देख लेंगे प्रत्येक गोला दो अन्य गोला के संपर्क में है, और तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा वन डायमेंशनल के लिए। लेकिन यहाँ हेक्सागोनल कहता है, तो हेक्सागोनल में क्या होता है, एक गोला होता है 12 अन्य गोला के संपर्क में रहता है। तो यहाँ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर समन्वय संख्या 12 हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया है, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या कितनी होती है? घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन 3, 1, 4 या 14। तो आप याद कर जाएं, अगर क्वेश्चन कहता है कि ब्रेविस जालकों की संख्या कितनी होती है, तो आपको पता होगा कि 1848 ईस्वी में ब्रेविस नामक वैज्ञानिक ने बताया कि कुल जालक को हम 14 प्रकार से सजा सकते हैं, 14 प्रकार से सजा सकते हैं। तो ब्रेविस के अनुसार टोटल ब्रेविस जालकों की संख्या 14 होती है कुल, जिसमें घनाकार जो ब्रेविस होता है वो 3 होता है। घनाकार ब्रेविस जालक होता है 3 गो। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा? ए। फिर से याद कर जाइए, 1848 ईस्वी में ब्रेविस नामक वैज्ञानिक ने बताया कि कुल ब्रेविस जालकों की संख्या होती है कितना? 14। इन 14 में 3 को होता है घनाकार। अगर क्वेश्चन परीक्षा में कहता है कुल ब्रेविस जालक कितने होते हैं, तो आप लिखेंगे 14, और घनाकार पूछता है तो क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। तो ऑप्शन ए आपका इस प्रश्न के अनुसार ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, अच्छा से समझते जाइए। अगला, सदृश परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में चतुष्फलक रिक्तियों की संख्या कितनी होती है? चतुष्फलक रिक्ति की संख्या पूछा जा रहा है। सदृश परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घनाकार सेल में चतुष्फलक रिक्तियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 8, 4, 6, 6 या 12। तो आपका आंसर होगा 8। यहाँ चतुष्फलक रिक्तियाँ कहती है, अतः 8 हो जाएगा। रिक्तियों की संख्या ट्वाइस के रूप में निकाली जाती है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा 8। ठीक है, नेक्स्ट अगला, निम्न में से कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है? कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है? ऑप्शन दिया गया है विभिन्न दिशाओं में समान गुण, सुस्पष्ट द्रवणांक, निश्चित ज्यामितीय आकृति, उच्च अंतराणविक बल। तो आपको पता होगा कि क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का गुण जो है ये सब है, उच्च अंतराणविक बल भी है, निश्चित ज्यामितीय आकृति है, अस्पष्ट द्रवणांक, लेकिन विभिन्न दिशाओं में समान गुण नहीं होता है। तो यह जो है ऑप्शन ए आपका सही है। यानी जो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते हैं वो असमदैशिक होते हैं। याद रखिएगा, असमदैशिक होते हैं। पूछता है कि क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ समदैशिक हैं या असमदैशिक, तो आप याद रखें यह असमदैशिक होते हैं। असमदैशिक का मतलब हुआ विभिन्न दिशाओं में इनका गुण भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, लेकिन वहीं जब अक्रिस्टलीय होंगे तो समदैशिक। अक्रिस्टलीय, समदैशिक, और क्रिस्टलीय क्या होता है? असमदैशिक। इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो इसके अनुसार ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, अगला, उस आयनिक यौगिक की चतुष्फलकीय आकृति होती है जिसमें R+/R- का मान निम्न में से किसके बराबर होता है? यानी R+/R- का रेशियो बताना है, इसका मान बताना है कितना होगा। तो आप इसको रट जाएंगे, और नहीं तो कैलकुलेट करके हम आपको बता देंगे। क्लास में मैंने कितना बार बताया है आपको कि रेशियो का मान जो है कितना होता है। आप त्रिज्या निकाल करके R+ का वैल्यू निकाल लेंगे, R+ का वैल्यू और R- का वैल्यू निकालेंगे, और दोनों में क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो आपका मान आता है 0.225 से 4.14 के बीच आता है। ऑप्शन डी आपका सही होगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका
सही हो जाएगा। क्लास में मैंने कितना बार बताया है आप लोग को, देख लीजिएगा उसको। अगला, फलक केंद्रित इकाई सेल में चतुष्फलकीय रिक्तियों की कुल संख्या क्या होती है? फलक केंद्रित इकाई सेल में अगर फलक केंद्रित है तो उसमें टोटल 8 रिक्तियाँ होती है, टोटल 8 रिक्तियाँ हो जाएगी, जो ऑप्शन बी में दिया गया है, टोटल 8 रिक्तियाँ होती है। अगला नेक्स्ट है, धनायन अंतराकाश स्थान में उपस्थित हो जाते हैं, धनायन अंतराकाश आकाश में उपस्थित हो जाते हैं तो इस दोष को क्या कहते हैं? ऑप्शन है फ्रेंकल दोष, शॉटकी दोष, रिक्ति दोष या धातु न्यूनता दोष। जब धनायन अंतराकाश में चले जाएंगे तो वैसे दोष को बोलते हैं फ्रेंकल दोष, वैसे दोष को फ्रेंकल दोष। यह फ्रेंकल दोष का परिभाषा भी है, अगर परीक्षा में पूछता है फ्रेंकल दोष किसे कहा जाता है तो कहा जाएगा कि जब क्रिस्टल से कोई धनायन अंतराकाश में जाकर फंस जाते हैं तो उस दोष को फ्रेंकल दोष कहा जाता है। ऑप्शन ए सही है आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 11 नंबर, शॉटकी दोष पाया जाता है, इन्हें बताना है आपको शॉटकी दोष किसमें पाया जाता है। ऑप्शन है NaCl, KCl, CsCl या इनमें से सभी। तो आप देख सकते हैं कि सब में शॉटकी दोष पाया जाता है, NaCl, KCl, CsCl एंड जितना आप याद रखें आयनिक यौगिक होते हैं, आयनिक यौगिक उन सब में शॉटकी दोष पाया जाता है। जैसे NaCl आप पढ़े होंगे आयनिक यौगिक है क्योंकि आयनों से मिलकर बना है, KCl भी आयनिक यौगिक है, CsCl भी आयनिक यौगिक है और आयनिक यौगिक में शॉटकी दोष पाया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से सभी। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला, पारा का प्रतिरोध शून्य हो जाता है, यानी कब पारा का प्रतिरोध शून्य हो जाता है, कितने टेम्परेचर होगा तो पारा का जो प्रतिरोध रेजिस्टेंस होगा वह शून्य हो जाएगा। ऑप्शन दिए गए हैं 4K माने 4 केल्विन, 10 केल्विन, 20 केल्विन या 25 केल्विन। तो आपका आंसर हो जाएगा कि 4 केल्विन पर पारा का प्रतिरोध शून्य हो जाता है। ऑप्शन ए आपका सही है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, बीसीसी संरचना में केंद्र में उपस्थित परमाणु निम्न यूनिट सेल से साझा करता है। बीसीसी में केंद्र में उपस्थित परमाणु कितने यूनिट सेल से साझा करता है ये आपको बताना है। बीसीसी का मतलब हो गया बेस बॉडी सेंटर्ड सेल, बॉडी सेंटर्ड सेल, ठीक है, याद रखेंगे। बीसीसी को बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड सेल यानी पिंड केंद्रित सेल। तो पिंड केंद्रित सेल के केंद्र में जो परमाणु होता है वह कितने अन्य यूनिट से साझा में रहता है। तो आपको पता होगा कि जो परमाणु केंद्र में रहता है ना वह किसी से साझा में नहीं रहता है। इसे संरचना बनाएंगे, जो मध्य में परमाणु होता है बिल्कुल गोला रहता है, वह किसी के साथ साझा में नहीं रहता है। तो यहाँ देखिए दिया गया 1 यूनिट सेल, 4 यूनिट सेल, 3 यूनिट सेल या 2 यूनिट सेल, यह किसी के साथ साझा नहीं करता है बीसीसी में, जो केंद्र में रहता है। अगर कहा जाए कितने परमाणु के संपर्क में रहता है तो संपर्क की जब बात होगी तो वो 8 परमाणु के संपर्क में रहता है, जो कि यहाँ किसी ऑप्शन में दिया गया नहीं और किसी के साथ साझा वो नहीं करता है। आप यहाँ देख लेंगे, आपको मैं बता दूँ, एक आकृति मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको ध्यान में रखेंगे। ऐसा बीसीसी का संरचना हम लोग बनाते हैं, देख सकते हैं। यहाँ जो मध्य में जो सेंटर पर सबसे बीच में जो कण होता है, सबसे बीच में कण होता है, वह 8 कोना पर उपस्थित 8 कोण पाए जाएंगे। इसमें 1 2 3 आप याद कर लेंगे, टोटल 8 कोण शीर्ष होता है और 8 शीर्ष पर जो कण होते हैं उसके टच में रहता है, लेकिन किसी के साथ वो साझा नहीं करता है। तो याद कर लें, बीसीसी संरचना में केंद्र में अवस्थित परमाणु निम्न यूनिट सेल में यूनिट सेल से साझा करता है, तो कहेंगे एक भी सेल से साझा नहीं करता है। तो ऑप्शन ए सही है, लेकिन यहाँ 0 हो जाएगा, 0 यूनिट सेल से साझा करता है। ऑप्शन ए सही है, ठीक है, 0 याद रखेंगे, एक भी यूनिट सेल के साथ साझा नहीं करता है, वो बिल्कुल स्वतंत्र होता है। लेकिन वहीं शीर्ष पर कह दें तो शीर्ष क्या होता है, 8 यूनिट सेल के साथ साझा में रहता है, ठीक है, शीर्ष वाला। इसलिए शीर्ष पर 1/8 भाग परमाणु का रहता है, लेकिन केंद्र में 1 भाग परमाणु का रहता है, किसी के साथ साझा नहीं करता है, ठीक है। अगला कहता है सोलर सेल में उपयोग किए जाने वाले पदार्थ में होता है, यानी सोलर सेल में कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है, CS, SI, SN या TI। तो सोलर सेल जो बनता है ना वो सिलिकॉन का बनता है, याद रखेंगे,
सिलिकॉन का सोलर सेल बनाया जाता है, सिलिकॉन का। तो ऑप्शन आपका इसमें कौन सही हो जाएगा? बी, सिलिकॉन का सोलर सेल बनाया जाएगा, इसको याद रखेंगे, सिलिकॉन। नेक्स्ट, कैल्शियम फ्लोराइड के संरचना में धनायन तथा ऋणायन का कोऑर्डिनेशन क्रमशः होता है। अभी देखिए कैल्शियम फ्लोराइड कहता है CaF2 में धनायन और ऋणायन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, यानी बताना है कि जो धनायन होता है कितने ऋणायन से घिरा रहता है कैल्शियम फ्लोराइड में। तो याद रहे एक जो धनायन होता है ना, एक धनायन 4 ऋणायन से घिरा होता है और एक ऋणायन 8 धनायन से घिरा रहता है। तो इसका धनायन और ऋणायन का कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 8 तथा 4। ऑप्शन बी सही होगा, 8 तथा 4, ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट, सहसंयोजक ठोस है, इनमें कौन सहसंयोजित ठोस है? आपको पता होगा कि क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ को 4 जगह बांटा गया। सबसे पहला बनाया गया आयनिक क्रिस्टल या आयनिक ठोस कहा जाता है। दूसरा बनाया गया सहसंयोजी, सबको याद कर लेंगे। तीसरा बनाया गया आणविक बनाया गया और चौथा बनाया गया धात्विक क्रिस्टल। ठीक है, धात्विक क्रिस्टल, 4 प्रकार के क्रिस्टल होते हैं। क्रिस्टल को 4 वर्गों में बांटा गया, आयनिक, सहसंयोजी, आणविक और धात्विक क्रिस्टल, जिसमें यहाँ पूछा जा रहा है सहसंयोजी क्रिस्टल कौन है, ठोस कौन है। ऑप्शन दिया है रॉक साल्ट, बर्फ, क्वार्ज और सुर्सवर्क। तो आप इसमें याद कर जाए, यह रॉक साल्ट जो है, रॉक साल्ट या आयनिक क्रिस्टल है। बर्फ जो है यह आणविक क्रिस्टल है, इसका शुष्क बर्फ भी आणविक क्रिस्टल है। और क्वार्ट्ज जो है यही है आपका सहसंयोजक क्रिस्टल। ऑप्शन सी आपका सही है। सहसंयोजक क्रिस्टल कौन हो गया? क्वार्ट्ज। ये क्वार्ट्ज, ऑप्शन सी सही है। सबको रटते जाएंगे, अच्छा से लिखेंगे बढ़िया से। आयोडीन है, आयोडीन क्या है आपको बताना है। आयोडीन क्या है? आयनिक ठोस है कि परमाणुविक ठोस है, आणविक ठोस है या सहसंयोजी ठोस है? तो जो आयोडीन होता है यह आणविक, अणु के रूप में पाया जाता है। I2 जो है अणु के रूप में, आणविक रूप में पाया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही होगा, आणविक अवस्था में रहता है। अगला, किस यूनिट सेल के लिए अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री होता है? कौन सा यूनिट सेल होगा जिसमें अल्फा का कोण 90 डिग्री होगा, अल्फा का मान, और बीटा का मान भी 90 डिग्री होगा, जिसमें ए और बी इक्वल है लेकिन सी इक्वल नहीं है। ऑप्शन दे क्यूबिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल या टेट्रागोनल। तो आंसर होगा टेट्रागोनल में ऐसा होता है। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला, ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल का अक्षीय कोण कितना होता है? ट्राइक्लिनिक आप याद कर लें। ऑप्शन दिया गया अल्फा बराबर बीटा बराबर 90, अल्फा बराबर बीटा बराबर 90, या अल्फा बराबर गामा बराबर 90 दिया है, या बीटा नॉट इक्वल टू 90, या अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90, यानी कोई 90 नहीं होगा। और चौथा दिया है अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा नॉट इक्वल टू 90। आप याद कर लें, यहाँ क्या होता है ट्राइक्लिनिक, और ट्राइक्लिनिक में कोई कोण किसी के समान नहीं होता है और ना ही वो 90 डिग्री के बराबर होता है ट्राइक्लिनिक में। ठीक है, कोई कोण किसी के बराबर नहीं होगा और ना ही वो 90 के बराबर होगा। तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। ठीक है, ऑप्शन सी आप मार देंगे इसमें। नेक्स्ट, ठोस AlCl में Al की कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। AlCl यानी AlCl में Al की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी? 2, 4, 6 या 8? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन 6, यानी ऑप्शन सी 6 होगी। Al का कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वह 6 होता है AlCl में। अगला, NaCl में प्रत्येक Cr आयन कितने Na+ आयन से घिरा रहता है? प्रत्येक Cr या Cr नहीं, क्लोरीन होगा। ठीक है, Cl आयन कितने Na+ आयन से घिरा होता है? तो आप याद कर जाएं, जब NaCl का आप क्रिस्टलीय संरचना बनाइएगा Na और Cl, तो प्रत्येक धन आयन जो होता है ना 6 ऋण आयन से घिरा रहता है और प्रत्येक ऋण आयन 6 धन आयन से घिरा रहता है। तो इसमें याद रखें, एक धनायन 6 गो ऋणायन से घिरा होता है और एक ऋणायन 6 गो धनायन से घिरा होता है, यानी प्रत्येक Na 6 Cl से घिरा रहता है और प्रत्येक Cl 6 Na से घिरा रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखेंगे। अतः इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो 6 हो जाएगा। ऑप्शन बी होगा आपका सही। ठीक है, नेक्स्ट, जिंक प्लेट में सल्फाइड आयन की व्यवस्था है। जिंक प्लेट में जेडनेस है, जिंक प्लेट जो है, इससे सल्फाइड आयन की व्यवस्था क्या होती है? सरल क्यूबिक होती है, HCP, BCC या FCC? तो आप याद रखेंगे, इसका जो होता है वो होता है फेस
सेंटर्ड होता है, याद रखेंगे। फेस सेंटर होता है जो कि ऑप्शन सी है, जिसको एफसीसी बोलते हैं, फेस सेंटर्ड सेल होता है। ऑप्शन सी डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, या सी लिखा गया लेकिन डी आप याद रखें, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट, 8:8 प्रकार के पैकिंग उपस्थित हैं। 8:8 प्रकार का पैकिंग किसमें है? MgF2, CSCl या KCl या NaCl। तो आपका आंसर होगा CSCl जो है, इसमें 8 प्रकार का पैकिंग, 8:8 का पैकिंग होता है। CSCl, इसको ऐसे लिखे CS और क्लोरीन ऐसे लिखा जाएगा, L कैपिटल हो गया है, CSCl होगा। ठीक है, सीजम को राइट, CSCl याद रहेगा, ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट, BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। BCC बेस सेंटर जो होंगे, BCC बॉडी सेंटर्ड सेल, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 8। BCC 8 होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, क्योंकि एक कण जो होता है 8 अन्य कणों के साथ साझा में रहता है, संपर्क में रहता है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला, जिंक ब्लेड ZN में ZN का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? जिंक ब्लेड में ZN का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? तो ऑप्शन दिया गया 6, 4, 8 या 12। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 होता है। जिंक ब्लेड में ZN का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, ऑप्शन बी आपका सही है। अगला, टेट्राहेड्रल आकृति के लिए त्रिज्या अनुपात क्या होता है? टेट्राहेड्रल आकृति के लिए यहाँ याद रखेंगे त्रिज्या का अनुपात क्या होता है टेट्राहेड्रल के लिए। तो बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, आप याद कर लें। 0.225 से 0.414 के बीच होता है टेट्राहेड्रल के लिए, और यही अनुपात R+R- का भी होता है। 0.225 से लेके 0.414 के बीच होता है, ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है, इसको रट जाएंगे अच्छा से। अगला, CCP संरचना तथा BCC संरचना में मुक्त या अध्यासित दिक् स्थान के प्रतिशत क्रमशः हैं। यानी आपको यहाँ बताना है कि BCC और CCP दो जो संरचनाएं दी जाती है, उन संरचनाओं का प्रतिशत पैकिंग कितना होता है? प्रतिशत पैकिंग क्या होता है? यहाँ अध्यासित दिक् स्थान के प्रतिशत क्रमशः हैं, यानी प्रतिशत पैकिंग क्या है आपको ये बताना है। ऑप्शन दिया 30% तथा 26%, 26% तथा 32%, 32% तथा 48%, 48% तथा 26%। तो आप याद रखें, जो CCP संरचना है उसका पैकिंग होता है 26% CCP, और BCC का लगभग 32%, यानी ऑप्शन बी आपका सही होगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। फ्री स्पेस आपको बताना है, पैकिंग को छोड़ करके फ्री स्पेस, यहाँ देखिए फ्री स्पेस कह रहा है। नेक्स्ट, K+ तथा F- की त्रिज्या क्रमशः 133 pm और 136 pm हो तो KF में K+ और F के बीच की दूरी क्या होगी? K+ और F के बीच की दूरी क्या होगी? ऑप्शन दिया है 269 pm, pm का मतलब पिकोमीटर हो गया, 134.5 pm या 136 pm या 3 pm, यानी क्या होगी? यहाँ दिया गया है K+ का त्रिज्या दिया है 133 pm और F- का त्रिज्या दिया है 136 pm। तो KF में K+ और F के बीच की दूरी कितनी होगी आपको ये बताना है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इन दोनों के मध्य देख लीजिए कौन आता है, 134 आता है, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक संरचना में होता है, तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होगी? तो आपको इसे पकड़ना है, हेक्सागोनल क्लॉज पैक देखना है, ACP दिया है हेक्सागोनल क्लॉज पैक। तो यहाँ 12, 8, 4 और 6 विकल्प दिए गए हैं। तो हेक्सागोनल में पहले भी मैं बता चुका हूँ कि 6 होता है इसका कोऑर्डिनेशन, 12 होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 12, सॉरी, हेक्सागोनल में 12 दुगने करके हम निकालते हैं, तो क्या होगा? ऑप्शन ए सही है। 6 गुना 2 करेंगे तो क्या आएगा? 12 होगा कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला, कमरे के तापक्रम पर सोडियम धातु की BCC संरचना में किनारे की लंबाई A बराबर 4.23 एंगस्ट्रम है, तो सोडियम परमाणु की त्रिज्या है, यानी यहाँ किनारे का लंबाई दिया गया है 4.29 एंगस्ट्रम, तो सोडियम परमाणु की त्रिज्या क्या होगी?
तो आपका ऑप्शन यहाँ दिए गए 1.40 एंगस्ट्रम, 2.65 एंगस्ट्रम, 1.85 एंगस्ट्रम या 2.15 एंगस्ट्रम। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1.85 एंगस्ट्रम। आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए बीसी संरचना में त्रिज्या निकालेंगे और जो लंबाई ए का जो मान होता है उसके स्थान पर 4.29 रखेंगे। जैसे 29 रखेंगे तो आपका प्राप्त होगा 1.85 एंगस्ट्रम। त्रिज्या आर का मान जब निकालेंगे a/√2 होता है और उसमें ए का वैल्यू रखेंगे, आ जाएगा। अगला CaCl के लिए R प्लस बटा R माइनस बराबर 0.293 है तो इसकी संभावित संरचना क्या है। यानी R प्लस और R माइनस दोनों का रेशियो यहाँ दिया गया है, रेशियो का मान दिया गया है, तो संभावित संरचना क्या होगी ये पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन दिया टेट्राहेड्रल, ये 0 पर देखिए ये 0.93 होगा, मिस प्रिंटिंग है, या R प्लस बाई R माइनस 0.93 दिया गया। ठीक है, तो अब पूछता है इसकी संरचना क्या होगी, टेट्राहेड्रल या स्क्वायरल, प्लेन या ऑक्टाहेड्रल या BCC। तो जब भी R प्लस बाई R माइनस का जो रेशियो होता है 0.5 से अधिक हो और 1 से कम हो तो वो BCC होता है, याद कर लेंगे, BCC संरचना होती है। ट्रिकली रट जाएंगे तो ऑप्शन कौन होगा सही, डी आपका ऑप्शन सही होगा। अगला, किसी आयनिक ठोस की संभावित संरचना टेट्राहेड्रल होगी यदि इसके का मान होगा, यानी इसका मान क्या होगा। फिर से देखिए, किसी आयनिक ठोस की संभावित संरचना टेट्राहेड्रल होगी यदि इसका मान होगा, तो इसका मान हमेशा याद रखें R प्लस और R माइनस का जो रेशियो होता है 0.225 से लेकर 0.414 के बीच होता है, जो कि ऑप्शन बी दिया गया है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन है, ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन है। ऑप्शन है एंथ्रासाइट, कोक, हीरा, ग्रेफाइट, चारकोल। कौन ऊष्मा और विद्युत का सबसे बढ़िया चालक है, तो ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक इन सभी ठोसों में ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जिसकी वजह से ये ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक होता है। ऑप्शन बी सी सही है। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सामान्यतः किन तत्वों का उपयोग होता है ट्रांजिस्टर। ऑप्शन दिया है कार्बन या सिलिकॉन, दूसरा गैलियम और इंडियम, तीसरा पी यानी फास्फोरस और आर्सेनिक, और चौथा है सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो आपका ट्रांजिस्टर जो बनता है, ट्रांजिस्टर वो बनता है सिलिकॉन और जर्मेनियम का, जो यानी न धातु हैं और ना ही अधातु हैं, यानी दोनों के गुणों का यह मिश्रण है। यह सेमीकंडक्टर कहलाते हैं, इनको कहा जाता है सेमी कंडक्टर। और चालक जिसको बोलते हैं उपधातु, जिसको कह सकते हैं हम लोग उपधातु हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, इसी का बनता है ट्रांजिस्टर, रेडियो। अगला, अणुचुंबकीय यौगिक में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अणुचुंबकीय यौगिक में इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, साझा, अयुग्मित, युग्मित या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ देखिए अणुचुंबकीय दिया गया, अणुचुंबकीय। तो अणुचुंबकीय यौगिक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑन पेयर होते हैं, अयुग्मित, जोड़ा में नहीं रहेंगे। अगर वो जोड़ा में रहते हैं इलेक्ट्रॉन, जैसे आपके किसी भी परमाणु का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुंड के नियम के अनुसार निकालिएगा तो ऐसा आप बॉक्स बनाते होंगे। ठीक है, ऐसा बॉक्स बना करके इलेक्ट्रॉन को हम इसमें क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को पुट करते हैं। तो जो अणुचुंबकीय होगा उसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है ऑन पेयर रहते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो अयुग्मित रहते हैं। तो वह अयुग्मित रहेंगे तो अणुचुंबकीय होगा, और यदि अयुग्मित नहीं है तो अणुचुंबकीय नहीं होगा। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा, ऑन पेयर की वजह से। अगला, धातु आयन के रंगीन ज्वाला लौ का कारण क्या है। धातु आयन के रंगीन ज्वाला लौ का कारण क्या है। फ्रेंकल, ऑप्शन है फ्रेंकल दोष, शॉर्टकी दोष, धातु की कमी का दोष, धातु की अधिकता का दोष। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन में डी, धातु अधिकता दोष। धातु अधिकता दोष के कारण इसके रंगीन ज्वाला लौ होता है। ऑप्शन डी सही है। अगला, ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट क्या है। ऑप्शन है आणविक ठोस, सहसंयोजी ठोस, आयनिक ठोस या धात्विक ठोस। तो ग्रेफाइट है यह सहसंयोजी ठोस है। आपको बताए थे हीरा, ठीक है, और ग्रेफाइट दोनों क्या है, सहसंयोजी ठोस है। अगला, किस यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होती है। किस में परमाणु की संख्या सबसे ज़्यादा होता है, BCC, SCP, FCC या क्यूबिक। तो आपका आंसर होगा FCC।
यानी फेस सेंटर्ड सेल। फेस सेंटर्ड सेल, आपको पता होगा फेस सेंटर्ड सेल में क्या होता है, परमाणु शीर्ष पर तो पाया जाता है प्लस एक परमाणु और शीर्ष के अतिरिक्त उसके फलकों के केंद्र पर भी परमाणु रहता है। फिर से मैंने बताया परमाणु जो होता है, ऐसे अगर हम संरचना स्ट्रक्चर बनाते हैं तो प्रत्येक शीर्ष पर एक एक परमाणु पाया जाता है, प्रत्येक शीर्ष पर एक एक परमाणु रहेगा, प्लस इसके जितने फलक हैं उन फलक पर भी एक एक परमाणु पाया जाता है। अतः सबसे अधिक परमाणु होता है एफसीसी में, फेस सेंटर्ड सेल में। ऑप्शन सी आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट, फ्रेंकल तथा शॉर्टकी दोनों दोष होते हैं, यानी फ्रेंकल और शॉर्टकी दोनों दोष किस में पाए जाते हैं? ऑप्शन दिया गया NaCl, AgCl, AgBr या KCl। तो वह आपका AgBr है, सिल्वर ब्रोमाइड है, जिसमें फ्रेंकल दोष भी होता है और शॉर्टकी दोष भी पाया जाता है, दोनों। ऑप्शन सी आपका सही होगा, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट, शुद्ध सिलिकॉन को फास्फोरस से डोप करने पर, मतलब है कि शुद्ध सिलिकॉन में अगर फास्फोरस मिला दिया जाए, डोपिंग का मतलब क्या होता है, जब शुद्ध पदार्थ में कोई अशुद्धि मिलाई जाती है तो अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहा जाता है। याद कीजिए, बहुत PVI क्वेश्चन है, परीक्षा में लॉन्ग क्वेश्चन 2 नंबर का पूछता है, डोपिंग क्या है, डोपिंग क्या है, तो कहा जाएगा जब शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाई जाती है तो अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहा जाता है। इस वर्ष के लिए PVI क्वेश्चन, ठीक है, डोपिंग क्या है। तो कहता है शुद्ध सिलिकॉन में फास्फोरस डोप कर रहे हैं, फास्फोरस मिला रहे हैं, तो इस क्रिया को क्या कहेंगे? ऑप्शन दिया है, क्या बनेगा, धात्विक सुचालक बनेगा, कुचालक N टाइप बनेगा या P टाइप का अर्धचालक बनेगा। तो शुद्ध सिलिकॉन में फास्फोरस मिलाने पर वह N टाइप अर्धचालक बन जाता है। 2 प्रकार का अर्धचालक होता है, एक N टाइप होता है और एक होता है P टाइप होता है। आप पढ़े होंगे, P टाइप अर्धचालक होता है। तो N टाइप में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है और P टाइप में क्या होता है, छिद्रों की अधिकता होती है। और जैसे ही शुद्ध सिलिकॉन में फास्फोरस मिलाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, जिससे वह N टाइप अर्धचालक बन जाता है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। ठीक है, जितने बातें बता रहे हैं सबको लिखते जाइए और याद करते जाइए। अगला दिया है, निम्नलिखित एनिसोट्रोपी दर्शाता है, निम्नलिखित एनिसोट्रोपी दर्शाता है कांच, बेरियम क्लोराइड, लकड़ी या पेपर। तो बेरियम क्लोराइड है जो एनिसोट्रोपी दर्शाता है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला देखते हैं, वह पदार्थ जिसका ओके पर 0 प्रतिरोध, तो यहाँ ओके मत पढ़िएगा, या ओके नहीं लिखा है, 0 केल्विन पर 0 प्रतिरोध, वह पदार्थ जो 0 केल्विन पर 0 प्रतिरोध होता है, वह पदार्थ जिसका प्रतिरोध जो है 0 केल्विन तापक्रम पर 0 होता है। तापक्रम जब 0 होगा तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस का मान 0 हो जाएगा। उस पदार्थ का नाम बताना है। ऑप्शन है सुचालक, अतिचालक, कुचालक या अर्धचालक। फिर से देखिए, सुचालक, अतिचालक, कुचालक या अर्धचालक, इन किसका प्रतिरोध 0 केल्विन तापक्रम पर 0 हो जाता है, तो वह अतिचालकता की स्थिति होती है। ऑप्शन बी आपका सही है, अतिचालकता की स्थिति में ऐसा होता है। लेकिन यह काल्पनिक बात है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये माना गया है कि 0 केल्विन ताप पर अतिचालकता की स्थिति में उसका प्रतिरोध भी 0 हो जाएगा। लेकिन ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसका प्रतिरोध 0 हो जाए। प्रतिरोध 0 हो जाने का मतलब क्या हुआ, उसमें अगर एक बार विद्युत धारा का प्रवाह हो जाए तो अनंत काल तक प्रवाह होते रह जाएगा। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, यह कल्पना किया गया है। तो ऑप्शन बी सही है आपका। ठीक, अगला, निम्न में क्रिस्टलीय ठोस का गुण नहीं है, इनमें कौन क्रिस्टलीय ठोस का गुण नहीं है? ऑप्शन ए एनिसोट्रोपिक या आइसोट्रोपिक, कड़ा या घना। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, आइसोट्रोपिक जो है यह क्रिस्टलीय ठोस का गुण नहीं है। ऑप्शन बी सही है। अगला, एवोगाड्रो संख्या कितना होता है? एवोगाड्रो संख्या तो 6.022 गुना 10 के पावर 23 जो होता है, यह एवोगाड्रो संख्या है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। इसको रट जाएंगे, यह बहुत काम का चीज़ है। एवोगाड्रो संख्या 6.022 गुना 10 के पावर 23, एवोगाड्रो नंबर एनो भी इसको कहा जाता है। ठीक है, क्षारकीय धातु हैलाइडों के रंगीन होने की सामान्य कारण क्या है? क्षारकीय धातु हैलाइडों के रंगीन होने की सामान्य कारण क्या है? ऑप्शन है अंतरकाशी स्थल, एफ केंद्र, शॉर्ट के दोष या फ्रेंकल दोष। तो यहाँ देखिए, क्षारकीय धातु हैलाइड का रंगीन का कारण बताना है, तो रंगीन का कारण एफ केंद्र होता है। कुछ भी अगर रंगीन का कारण पूछता है तो आप एक आँख बंद करके एफ केंद्र मार दीजिएगा। अगर कोई चीज़ रंगीन होता है तो मतलब है कि उसमें एफ केंद्र
बन रहा है तभी रंगीन होता है। क्लास में मैंने आपको डिटेल्स में बताया था कि एफ केंद्र क्या है और क्यों रंगीन होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही है, एफ केंद्र की वजह से धातु क्षार की हैलाइड रंगीन होते हैं। अगला, अंतः केंद्रीय घनीय एकक कोष्ठिका में मुक्त दिक् स्थान की प्रतिशतता होती है। अंतःकेंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में मुक्त दिक् स्थान की प्रतिशत होती है 34%, 28%, 30% या 32%। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी 32% होता है। अगला, Na2O में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होती है? Na2O में डाई सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होती है? ऑप्शन है 6, 4, 8 या 2। तो आंसर होगा ऑप्शन बी सी 8 होता है। Na2O में Na का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला, निम्न में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है? इसमें से कौन ऑक्साइड है जो धातु के जैसा विद्युतीय गुण दर्शाता है? SiO2, MgO, SO2 या CrO2। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर SO2। ऑप्शन हो जाएगा सी SO2 जो विद्युतीय गुण को दर्शाता है। नेक्स्ट, कौन बेरवेदार ठोस है? इसमें से कौन है जो बेरवेदार है? ऑप्शन ए ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज ग्लास, क्रोम एलम या सिलिकॉन कार्बाइड। तो इसमें जो आपका क्वार्ट्ज है यह बेरवेदार होता है। क्वार्ट्ज ग्लास जो है बेरवेदार होता है। ऑप्शन बी सही है, बेरवेदार यानी अक्रिस्टलीय। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो गया आपका। नेक्स्ट, किसी फलक केंद्रित घनीय जालक में एक एकक कोष्ठिका कितने फलकों द्वारा समान रूप से सहभाजित होता है? फलक केंद्रित घनीय जालक में एक एकक कोष्ठिक कितने फलकों द्वारा समान रूप से सहभाजित होते हैं? ऑप्शन दिया 2, 4, 6 या 8। तो ऑप्शन हो जाएगा सी 6 के साथ सहभाजित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एक सथावाही तत्वों से बना एक यौगिक एक ऐसे घनीय संरचना क्रिस्टलीकृत होता है जिसमें X के परमाणु घन के कोनों पर और Y के परमाणु फलक केंद्रों पर अवस्थित है। तो यह यौगिक होगा। फिर से देखिए, कहता है X और Y ऐसे यौगिक एक घनीय संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है, घनीय संरचना में जिसमें X परमाणु घन के कोनों पर और Y परमाणु फलक के केंद्र पाया जाता है। तो जो घन के कोनों पर रहता है ना, उसमें प्रत्येक परमाणु 1/8 परमाणु के साथ साझा रहता है। अतः 1/8 गुना क्या हो जाएगा? 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 परमाणु हो जाएगा। और जो फलक पर रहता है वो 1/2 भाग रहता है, गुना 6 यानी क्या होगा? 3 भाग। यानी X की संख्या 1 और Y की संख्या 3 होगी। तो आपका आंसर होगा XY3। इसको बढ़िया समझ जाएंगे कि कोण पर जो होता है उसकी संख्या 1 ही होती है, अब फलक पर होता है उसकी संख्या टोटल संख्या हो जाएगी 3। तो XY3 आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला, एल्युमिनियम का क्रिस्टलीकरण 4 एंगस्ट्रम कोण की लंबाई वाले घनीय तंत्र में होता है। इसका घनत्व 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। एक एकक कोष्ठिका का प्रकार है। इस कोष्ठिका प्रकार क्या होगा? ऑप्शन दिया है सरल, फलक केंद्रित, अंतः केंद्रित या कोई नहीं। तो इसका प्रकार होगा फलक केंद्रित। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला देखते हैं, एक आयनिक यौगिक की एकक कोष्ठिका में घन के कोनों पर ए के आयन और घन के फलकों के केंद्रों पर बी के आयन है। यह यौगिक का मूलानुपाती सूत्र होगा। फिर से देखिए, कहता है ए घन के कोण पर है और बी फलक के केंद्र पर है, तब इस यौगिक का सूत्र क्या होगा? तो मैंने अभी बताया कि जो घन के कोण पर रहेगा उसका क्या होता है? प्रत्येक कोना पर 1/8 भाग रहता है कण का, जो 8 कोण के साथ साझा रहता है। तो 1/8 गुना 8 इक्वल टू क्या हो जाएगी? और जो फलक पर रहता है उस परमाणु का 1/2 भाग रहता है और प्रत्येक घन में 6 फलक होते हैं। तो सब 1/2 भाग मिलेगा तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ए की संख्या हो जाएगी, कोण पर है तो ए की संख्या 1 हो गई, अभी फलक पर है तो इसकी संख्या 3 हो गई। अतः AB3 परमाणु का सूत्र, यौगिक का सूत्र हो जाएगा ऑप्शन सी में जो दिया गया है AB3। ठीक है, नेक्स्ट, सहसंयोजक ठोस में जालक बिंदुओं को अध्यासित करने वाले कण होते हैं। सहसंयोजक ठोस में जालक बिंदुओं को अध्यासित करने वाले ठोस होते हैं। ऑप्शन है परमाणु, आयन, अणु या इलेक्ट्रॉन। तो ये परमाणु होते हैं, अवयवी कण जिसको बोलते हैं, जो अध्यासित करते हैं जालक बिंदुओं को। ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला, जर्मेनियम धातु को
थोड़े से इंडियम से डोपिंग करने पर हमें प्राप्त होता है। एंड जर्मेनियम में अगर हम इंडियम मिलाते हैं तो हमको क्या मिलेगा? एन टाइप का अर्धचालक, पी टाइप अर्धचालक, या विद्युत रोधी या दिष्टकारी। तो पी टाइप अर्धचालक यहाँ प्राप्त होता है। आप इसको रट जाएंगे, बहुत बार पूछा गया है कि पी टाइप अर्धचालक के लिए हमें क्या करना होगा। तो पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए हमें जर्मेनियम में इंडियम डोपिंग करना होगा, मिलाना होगा। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला, जब क्रिस्टल में ऋणायनिक रिक्तियों द्वारा इलेक्ट्रॉन फंसा लिए जाते हैं तो ऐसे त्रुटि को क्या कहते हैं? जब क्रिस्टल में ऋणायनिक रिक्तियों द्वारा इलेक्ट्रॉन को फंसा लिया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? शॉर्टकी दोष, फ्रैंकल दोष, स्टोइकियोमेट्री दोष या एफ केंद्र। तो इसको एफ केंद्र कहा जाता है, इसको बोलेंगे एफ केंद्र, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। एफ केंद्र याद कर जाएंगे। नेक्स्ट है, यदि NaCl जालक में Na+ और C- आयनों के बीच की दूरी xpm यानी x पिकोमीटर हो तो एकक कोष्ठिका के कोण की लंबाई क्या होगी? एकक कोष्ठिका के कोण की लंबाई क्या होगी? ठीक है, तो इसकी जो लंबाई होगी वह 2x दुगुना हो जाएगी, pm हो जाएगा, 2x pm होगा। ऑप्शन डी आपका सही होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, Na एवं Mg का क्रिस्टलीकरण क्रमशः BCC एवं FCC प्रकार के क्रिस्टलों में होता है। उनके क्रिस्टलों में परमाणुओं की संख्या है। Na एवं Mg का क्रिस्टलीकरण क्रमशः BCC और FCC प्रकार के क्रिस्टलों में होता है। उनके क्रिस्टलों में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 4 2 9 4 9 14 14 9 या 2 4। तो यहाँ देखिए BCC और FCC दिया गया है, BCC और FCC। तो BCC का मतलब हो गया बॉडी सेंटर, हो गया बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर सेल में परमाणु की संख्या 4 होती है। और FCC फेस सेंटर हो गया, सॉरी बॉडी सेंटर जो होता है ना उसमें परमाणु की संख्या 2 होती है। फिर से आप याद कर ले, बॉडी सेंटर में 2 गो और फेस सेंटर में 4 होता है, फेस सेंटर में 4 होता है। फिर से याद कर लेंगे, BCC में परमाणु की संख्या 2 और FCC में परमाणु की संख्या 4 होती है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, यदि हम जर्मेनियम के क्रिस्टल जालक में 5 संयोजी अशुद्धि मिलाते हैं तो निर्मित अर्धचालक का प्रकार होगा। अगर 5 संयोजी मिला रहे हैं, ये ध्यान है, ऑप्शन दिया गया एन टाइप, पी टाइप, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जर्मेनियम में क्या मिला रहे हैं? 5 संयोजी, तो ये बनेगा एन टाइप। जब 5 संयोजी मिलाएंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी। वहीं त्रिसंयोजी मिलाते तो घट जाती। त्रिसंयोजी मिलाने पर पी टाइप बनता है और 5 संयोजी मिलाने पर एन टाइप बनता है। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो गया। अगला, निम्नलिखित आयनिक यौगिक में से किसके क्रिस्टल में धनायनों और ऋणायनों के केंद्रों के बीच की दूरी अधिकतम होती है? किसके धनायनों और ऋणायनों के केंद्रों के बीच की दूरी अधिकतम होती है? LiS लिथियम फ्लोराइड है, CSF सीजियम फ्लोराइड या सीजियम आयोडाइड या लिथियम आयोडाइड। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, सीजियम आयोडाइड, CSI। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्रिस्टल में शॉर्टकी दोष होता है जब, यानी क्रिस्टल में शॉर्टकी दोष कब हो जाता है ये आपको बताना है। तो याद रखें, शॉर्टकी दोष का मतलब हुआ जब क्रिस्टल जालक में समान स्थान में धनायन तथा ऋणायन लुप्त हो जाते हैं, समान संख्या में धनायन ऋणायन लुप्त हो जाते हैं, तो वैसे दोष को शॉर्टकी दोष कहा जाता है। फिर से याद कीजिए, जब क्रिस्टलीय जालक में समान संख्या में धनायन और ऋणायन लुप्त हो जाते हैं तो ऐसे दोष को शॉर्टकी दोष कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही दिया गया है, ऑप्शन बी सही है। आप इसको रट जाएंगे, शॉर्टकी दोष का एक परिभाषा हो गया। अगला फिर क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये ए और बी तत्वों के निर्मित एक यौगिक घनीय संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है, जिसमें ए परमाणु के घन के केंद्र पर और बी फलक पर है। तो AB3 इसका आंसर होगा, AB3। ऑप्शन ए आपका सही होगा, ऑप्शन ए सही है। जब गलित जिंक को ठोस अवस्था तथा ठंडा किया जाता है तो HCP संरचना प्राप्त होता है। यह HCP है, याद रखेंगे, HCP हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग बोलते हैं, संरचना प्राप्त होता है। जिंक परमाणु के निकटतम पड़ोसियों की संख्या कितनी होगी, यानी एक कण कितने अन्य कणों के साथ साझा में होगा। ACP पहले भी हम बताए थे, ACP में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वह टोटल 12 होता है, टोटल 12 होता है। ऑप्शन दिए 4, 6, 8 या 12। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी सही होगा, 12 होता है इसका। ठीक है, पड़ोसी की संख्या होती है टोटल 12, ऑप्शन डी सही हो गया। नेक्स्ट,
अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम बीसीसी जालक में क्रिस्टलीकृत होता है, या बीसीसी जालक है क्रिस्टलीकृत होता है, अतः क्रिस्टल संरचना में तत्वों का उप सह संयोजन संख्या क्या होगा? यानी उप सह संयोजन संख्या यानी एक जो कण होगा अन्य कितने कणों के साथ साझा में रहता है, ये आपको बताना है बीसीसी बॉडी सेंटर्ड सेल में। ठीक, ऑप्शन 0, 4, 6 या 8, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 8। ठीक है, अगला, किसमें एचसीपी क्रिस्टल संरचना होता है? किसमें? या एचसीपी है हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग, किसमें एचसीपी क्रिस्टल संरचना होता है? ऑप्शन है NaCl, CaCl, ZnCl या RbCl, तो आपका आंसर होगा जिंक। जिंक में एचसीपी क्लॉज पैकिंग होता है, हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग, ऑप्शन सी सही है। किसी ठोस जालकों में धनायन जालक अवस्थल छोड़कर एक अंतरकाशीय स्थिति में है, यह जालक दोष है। यानी एक कहता है धनायन अंतरकाशीय स्थिति में जाकर फंस जा रहा है, तो इस दोष को क्या कहेंगे? अंतरकाशीय दोष, रेखीय दोष, फ्रेंकल दोष या शॉर्टकी दोष, तो आपका आंसर होगा फ्रेंकल दोष, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, पोटेशियम का क्रिस्टलीकरण होता है, यानी पोटेशियम का क्रिस्टलीकरण किस रूप में होता है, उसका संरचना बताना है। तो पोटेशियम जो है यह सरल घनीय जालक के रूप में रहता है, पोटेशियम जो है सरल घनीय जालक के रूप में रहता है, याद कर जाएंगे। ऑप्शन फिर से देख लिए, पोटेशियम दिया है हमें, पोटेशियम सोडियम पढ़ लिया था, पोटेशियम दिया गया। ठीक है, पोटेशियम याद कर लें, पोटेशियम दिया गया है। ऑप्शन दिया गया फलक केंद्रित घनीय जालक, अंतः केंद्रित घनीय जालक, सरल घनीय जालक या विषम लंबाक्ष घनीय जालक। तो पोटेशियम जो है यह अंतः केंद्रित घनीय जालक के रूप में रहता है, अंतः केंद्रित घनीय जालक कहते हैं। इसको बीसीसी भी कह सकते हैं, बॉडी सेंटर सेल के रूप में भी रहता है, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, अगला, विभिन्न प्रकार के क्रिस्टलों में जालक व्यवस्था की कुल संख्या होती है। विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल में जालक व्यवस्था की कुल संख्या कितनी होती है, ये बताना है आपको। तो जालक यहाँ ऑप्शन दिया गया है 7, 3, 10 या 14। तो जालक की जो व्यवस्था होती है, ब्रेवेस ने 1848 में बताया था कि कुल जालकों की व्यवस्था 14 होती है। मैंने पहले ही आपको बताया था कि ब्रेवेस ने 14 प्रकार के जालक बनाया था, जिसमें 3 घनीय जालक बनाया था। तो ऑप्शन डी आपका सही होगा, 14 प्रकार का कुल जालक होता है। ठीक है, अगला, क्रिस्टल जालक में प्रति परमाणु अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होती है? प्रति परमाणु अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 1, 2, 4 या 8। तो प्रति परमाणु अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या जो है वह 2 होती है, ऑप्शन बी सही है। सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल संरचना में Cl आयंस की व्यवस्था क्या होती है? सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल संरचना में Cl आयन की व्यवस्था क्या होती है? ऑप्शन है FCC, BCC, FCC और BCC दोनों, और या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा, देखिए सोडियम क्लोराइड दिया गया, और सोडियम क्लोराइड का जो Cl आयंस का जो व्यवस्था होता है वह बिल्कुल कैसा होता है? फेस सेंटर्ड FCC होता है, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है। पहले भी हमने बताया था कि NaCl का जब संरचना बनाएंगे ना, तो Na+ जो आयन होता है 6 क्लोरीन द्वारा घिरा रहता है और Cl 6 सोडियम द्वारा घिरा रहता है, और ये मिल करके FCC संरचना बनाते हैं, फेस सेंटर्ड सेल बनाते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही हो गया, फेस सेंटर्ड सेल। जिनका यूनिट सेल इकाई सेल परिमाण ए बराबर दिया गया है, बी का मान दिया गया है, सी का मान दिया गया है, अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री और गामा बराबर 120 डिग्री दिया गया, गामा है दिया गया है। तो ये कौन सा सेल होगा? देखिए ए बी इक्वल है, भुजाएं ए और बी क्या है? इक्वल है, और सी इक्वल नहीं है, याद करिए। और कोण दुगो बराबर है और एक कोण बराबर नहीं है, तो ये संरचना क्या होगा? ऑप्शन दिया क्यूबिक होगा, हेक्सागोनल होगा, ऑर्थोरोम्बिक होगा या रोम्बोहेड्रल होगा। तो आपका आंसर होगा हेक्सागोनल होगा, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, हेक्सागोनल। नेक्स्ट, सोडियम Na+ आयन का सहसंयोजन संख्या कितना होता है? Na+ आयन का सहसंयोजन संख्या कितना होता है? 4, 3, 6 या 5। तो Na+ जो आयन होता है ना, 6 गो Cl आयन से घिरा रहता है, और तो इसका जो सहसंयोजन संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6 होगा, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, 6। अगला, क्रिस्टल में संभावित आकाशीय जालक के कितने प्रकार हैं? क्रिस्टल में संभावित आकाशीय जालक के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन है 23, 7, 230 या 14।
तो क्रिस्टल में आकाशीय जालक की संख्या मैक्सिमम 14 ही होती है। ऑप्शन डी सही है, 14। अगला, फ्रेंकल दोष किस में होता है? फ्रेंकल दोष किस में होता है? ऑप्शन सोडियम क्लोराइड में, ग्रेफाइट में, सिल्वर ब्रोमाइड में या हीरा में। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, सिल्वर ब्रोमाइड में फ्रेंकल दोष पाया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट, रॉक साल्ट प्रकार की संरचना में प्रत्येक आयन की समन्वय संख्या क्या होती है? रॉक साल्ट प्रकार की संरचना में प्रत्येक आयन की समन्वय संख्या क्या होती है? रॉक साल्ट दिया गया, ऑप्शन दिया गया 1, 3, 5 या 6। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 6 होता है रॉक साल्ट प्रकार की संरचना में आयन का समन्वय संख्या। ऑप्शन डी सही हो गया। अगला, क्रिस्टल एकक सेल की कौन सी बिंदु त्रुटि संबंध ठोस के घनत्व को बदल देता है? क्रिस्टल एकक सेल की कौन सी बिंदु त्रुटि संबंध ठोस के घनत्व को बदल देता है? ऑप्शन है शॉर्ट की, फ्रेंकेल, धातु अधिकता त्रुटि या धातु न्यूनता त्रुटि। तो आपका आंसर होगा वह है शॉर्ट की त्रुटि। ऑप्शन ए आपका सही होगा। ठीक है, अगला, Na2O में सोडियम का कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होता है? ये पहले भी क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, 4 होता है सोडियम कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? कौन अक्रिस्टलीय है? ऑप्शन हीरा, ग्रेफाइट, कांच या साधारण नमक। तो यहाँ देखिए, इसमें हीरा और ग्रेफाइट सहसंयोजक क्रिस्टल है और साधारण नमक आयनिक क्रिस्टल है। तो आपका कांच हो जाएगा अक्रिस्टलीय। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी कांच। अगला, एमजीओ की संरचना NaCl की तरह होती है। Mg का कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होगी? अगर MgO की संरचना NaCl की जैसा हो गया, अगर बिल्कुल NaCl के जैसा अगर हो जाता है तो कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होगी? 6 हो जाएगी। आप रट जाएंगे, यानी ऑप्शन तो दिया गया 2, 6, 4, 8। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा 6, क्योंकि MgO का संरचना NaCl की तरह कह रहा है तो कोऑर्डिनेशन संख्या 6 होगा। ठीक है, अगला, जो धातु हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड संरचना का रवा बनाता है उसकी सहसंयोजन संख्या कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होगी? यहाँ दिया है हेक्सागोनल क्लोज पैक बनाता है। अगर हेक्सागोनल क्लोज पैक बनाता है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा आपका 12। कोऑर्डिनेशन संख्या 12 क्यों होगी? क्योंकि हेक्सागोनल क्लोज पैक बना रहा है। ठीक है, अगला, बीसीसी जालक एकक कोष्ठिका में रिक्त स्थान होता है। बीसीसी जालक एकक कोष्ठिका में कितना % रिक्त होता है स्थान? ऑप्शन दिया गया 26%, 48%, 23% या 32%। तो आंसर होगा 32% आपका। ठीक है, अगला, क्रिस्टलीय दोष के लिए निम्न कथन सही है। यानी क्रिस्टलीय दोष के लिए कौन सा कथन सही है? तो यहाँ तो बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, आप सबको पढ़ लेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं क्रिस्टलीय दोष के लिए जो कथन है वह फ्रेंकल दोष एक प्रकार का डिसलोकेशन डिफेक्ट है। डिसलोकेशन डिफेक्ट है, लोकेशन का अदला बदली हो जाता है, इसलिए उसको डिसलोकेशन इफेक्ट बोलते हैं। ऑप्शन सी आपका सही होगा। ठीक है, यह क्रिस्टलीय ठोस का निम्न कथन सही है। क्रिस्टलीय ठोस के लिए कथन सही हो जाता है। ऑप्शन सी सही हो गया। अगला, हीरा के एक यूनिट सेल में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है? हीरा के एक यूनिट सेल में कार्बन परमाणु की संख्या बताना है। ऑप्शन है 6, 1, 4 या 8। तो हीरा के एक यूनिट सेल में कार्बन परमाणु की संख्या 8 होती है। ऑप्शन डी आपका सही हो गया। ठीक है, अगला, किसी घनीय क्लॉज पैकिंग संरचना में प्रति परमाणु में अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होती है? किसी घनीय क्लॉज पैकिंग संरचना में प्रति परमाणु में अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन 1, 3, 2 या 4। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 होती है। ऑप्शन 1 सही है। अगला, निम्न में से किस तत्व में सिलिकॉन को मिश्रित करने पे पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है? सिलिकॉन को मिश्रित करना है और पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करना है। सेलेनियम, बोरान या जर्मेनियम या आर्सेनिक। यानी सिलिकॉन में किसको डालने पर आपको पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होगा? तो आपका आंसर होगा बोरान। सिलिकॉन में जब बोरान अल्प मात्रा में मिलाते हैं, डोपिंग करते हैं, तो आपको पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। ठीक है, वहीं अगर पंच संयोजित तत्व मिलाते हैं तो एन प्रकार का तत्व अर्धचालक प्राप्त होता है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सही हो गया? बी सही हो गया। ठीक, अगला, ठोस क्षारीय धातु के हाइलाइट का रंगीन दिखने का कारण क्या है? जो ठोस क्षारीय धातु का हाइलाइट है वह रंगीन दिखता है, तो रंगीन का कारण क्या है? ऑप्शन है शॉर्ट की दोष, फ्रेंकेल दोष, एफ केंद्र, अंतरकाशीय स्थल। तो मैंने पहले ही बताया था, जहाँ रंगीन की चर्चा हो आप डायरेक्ट एफ केंद्र मारेंगे। अगर कोई भी
क्षारीय धातु हो या कोई भी क्रिस्टलीय आकृति जो कुछ भी है, अगर वो रंगीन है तो रंगीन का मेन रीजन है एफ केंद्र बनना। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सही होगा? सी। नेक्स्ट, फलक केंद्रित यूनिट सेल का एक यूनिट दूसरे यूनिट सेल के कितने संख्या में बराबर बराबर साझा करता है? फलक केंद्रित में एक यूनिट सेल दूसरे यूनिट सेल के कितने सेलों के साथ साझा में रहता है? ऑप्शन 2, 4, 6 या 8। तो एक यूनिट सेल जो है 6 यूनिट सेल के साथ साझा में रहता है। ऑप्शन सी सही, फलक केंद्रित के लिए, एफसीसी के लिए। जैसे NaCl को आप देख लीजिए, इसका संरचना एफसीसी होता है और एक जो सोडियम होता है 6 क्लोरीन के साथ साझा में रहता है। तो ऑप्शन सी आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट, फलक केंद्रित क्रिस्टलीय ठोस के प्रत्येक यूनिट सेल में परमाणु की संख्या कितनी होती है? प्रत्येक यूनिट सेल में आपको बताना है एफसीसी में कितने परमाणु पाए जाते हैं। एफसीसी में कितने परमाणु पाए जाते हैं? तो मैंने आपको बताया था, अगर बीसीसी दिया गया है तो बीसीसी में कुल 2 परमाणु होता है। ठीक है, और एफसीसी कहता है तो इसमें 4 परमाणु होता है। एफसीसी में 4, बीसीसी में 2, और एक और याद रखें, अगर एसी कहता है सिंपल सेल तो इसमें पाया जाता है 1, इसमें पाया जाता है 1। तो आपका ऑप्शन कौन होगा? सी सही होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर सी। फलक केंद्रित क्रिस्टलीय ठोस के प्रत्येक यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या होती है 4, यानी ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 89 है, क्रिस्टलीय ठोस में शॉर्टकी दोष पाया जाता है जब, यानी शॉर्टकी दोष कब हो जाता है? तो सारे ऑप्शन को पढ़ लेंगे। और शॉर्टकी दोष का कारण है धनायन और ऋणायन समान संख्या में स्थान से हट जाना। ऑप्शन डी सही है, जब धनायन और ऋणायन समान संख्या में स्थान से हट जाता है तो वैसे दोष को शॉर्टकी दोष कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट, एमजीओ की संरचना NaCl की तरह है, तो एमजीओ का कोऑर्डिनेशन संख्या ये ऊपर बता चुके हैं 6 होगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि एमजीओ का जो संरचना है किसके जैसा है? NaCl की तरह है, और तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अगला, सर्वाधिक क्लोज पैकिंग किस क्रिस्टलीय जालक संरचना में होती है? सबसे ज़्यादा क्लोज यानी सबसे ज़्यादा घनत्व तो किसका होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन सरल घनीय, फलक केंद्रित, अंतः केंद्रित या उपरोक्त सभी। आपका आंसर फलक केंद्रित सबसे ज़्यादा क्लॉज होता है। फलक केंद्रित सबसे अधिक क्लॉज होता है, फेस सेंटर्ड। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अगला, फेरोमैग्नेटिक हैं, इन्हें बताना है कौन फेरोमैग्नेटिक हैं? NiCO, CrO3 या सभी? तो इसमें सब के सब फेरोमैग्नेटिक हैं, याद रखेंगे। निकेल भी है, कोबाल्ट भी है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड भी है, सब के सब क्या है? फेरोमैग्नेटिक है। ऑप्शन डी सही है। ठीक, अगला, वह पदार्थ जिसका 0 केल्विन पर शून्य प्रतिरोध होता है। ये भी क्वेश्चन दोबारा आ गया है। तो जो 0 केल्विन तापक्रम पर जिसका प्रतिरोध शून्य होगा वह होगा अतिचालक, उसे कहा जाता है अतिचालक। सुपर कंडक्टर बोलते हैं, जो कि काल्पनिक है, ऐसा कल्पना किया गया है, ऐसा कुछ होता नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया था। अगला, अंतः केंद्रित परमाणु की कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होती है? अंतः केंद्रित यानी फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड। इसमें ऑप्शन दिए 4, 6, 8 या 12। तो आपका आंसर होगा 8। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर बोल रहा है, याद रखेंगे। सर्वाधिक फेरोमैग्नेटिक पाया जाता है, इसमें कौन सबसे ज़्यादा फेरोमैग्नेटिक है? फेरोमैग्नेटिक ऑप्शन है Fe, NiCO या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ज़्यादा चुंबकीय कौन होता है? लोहा होता है। फेरोमैग्नेटिक चुंबकीय लोहा होता है, जिसको Fe बोलते हैं। यह संकेत हो गया। तो ऑप्शन कौन हो गया? ए आपका सही हो गया, फेरोमैग्नेटिक यानी लौह चुंबकीय पदार्थ। ऑप्शन ए। निम्नलिखित एनिसोट्रॉफी दर्शाता है, निम्नलिखित कौन एनिसोट्रॉफी दर्शाता है? ऑप्शन है कांच, बेरियम क्लोराइड, लकड़ी या पेपर। तो वह बेरियम क्लोराइड है जो एनिसोट्रॉफी दर्शाता है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला, सोडियम क्लोराइड की संरचना कैसी होती है? सोडियम क्लोराइड की संरचना कैसी होती है? ऑप्शन दिया अंतः केंद्रित घनीय, फलक केंद्रित घनीय, समतलीय, वर्गाकार, ये इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर फलक केंद्रित घनीय। ऑप्शन बी सही है, फेस सेंटर, एफसीसी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला, Fe3O4 ठोस है, यानी Fe3O4 क्या है ये बताना है। ये अनुचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है, लौह चुंबकीय है, कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, यह लौह चुंबकीय है। Fe3O4 लौह चुंबकीय है। अगला, किसी अणु की द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है। किस अणु की इसमें बताना है द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है? NF3, VF3, ClO2 या CH2Cl2। तो आपका आंसर होगा BF3 का
द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, BF3, ऑप्शन बी सही है, BF3। नेक्स्ट, LiCl, NaCl और KCl विलयन का अनंत तंत्रता पर समतुल्यता सुचालकता का सही क्रम क्या होगा? तो इसको आप याद कर जाएंगे। सबसे ज़्यादा जो सुचालकता जो होता है वो KCl का होता है, फिर NaCl का, और सबसे कम LiCl का होता है। ऑप्शन बी आपका सही है, ठीक है, ऑप्शन बी आप रट जाएंगे। नेक्स्ट, BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत होता है। BCC में कितना परसेंट खाली जगह होता है? तो 32% होता है। ये याद रखें, BCC का परसेंट क्या होता है? 32% खाली जगह होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय बॉयड और अष्टफलकीय बॉयड होता है? ऑप्शन ए BCC, FCC, SCP और सिंपल क्यूबिक, ये SCP है, SCP और CCP, या BCC और SCP। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी हो जाएगा, SCP और CCP। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आप इन सारे प्रश्नों को अच्छा से याद कर जाइए और कॉपी में जरूर लिख लीजिए, क्योंकि इतना प्रश्न अगर याद कर जाए तो प्रथम चैप्टर से दूसरा प्रश्न पढ़ने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं पड़ेगी। टोटल ऑब्जेक्टिव आपका कंठस्थ याद हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेरे प्रिय छात्रों।